हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लेन मिरर कवर किया था विद देयर प्रॉपर्टीज। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर एक प्लेन पीस ऑफ ग्लास होता है जिसकी एक साइड पर हम क्या कर लेते हैं, पॉलिश बाय व्हाट, लिथार्ज और सिल्वर ऑक्साइड। लिथार्ज और सिल्वर ऑक्साइड, इसके फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, ठीक है। लिथार्ज और सिल्वर ऑक्साइड से हम क्या कर लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं, तो दूसरी साइड इसकी रिफ्लेक्टेड बन जाती है, यानी कि जो लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, मतलब लाइट जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में उसको रिवर्ट बैक कर देगी। तो इस तरीके से बनने वाले मिरर को हम बोलते थे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए प्लेन मिरर की, फिर हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है। तो 9th प्रॉपर्टी क्या है कि प्लेन मिरर gives lateral inversion. प्लेन मिरर गिव्स लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं पार्श्विक व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण का क्या मतलब होता है समझ लीजिए। व्युत्क्रमण मतलब उल्टा, व्युत्क्रमण का मतलब उल्टा, पार्श्व मतलब लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं किसकी, लेटरल इन्वर्जन की बात करें, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट को राइट की तरीके दिखाएगा और राइट को लेफ्ट की तरीके दिखाएगा। समझे मेरी बात को? लेफ्ट को राइट कर देगा, राइट को लेफ्ट कर देगा। फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं कि एक हमारे पास प्लेन मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है, जैसे लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है जो है पी के शेप का, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया पी। तो ये इसका लेटरल इन्वर्जन दिखाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हाथ को भी ड्रॉ कर लूं कुछ इस तरीके से, अगर मैं अपने हाथ को ड्रॉ करता हूं ऐसे और यहाँ पर एक मिरर रख देते हैं, तो ये जो थंब यहाँ बना हुआ है, सबसे पहले ऐसे मैंने हाथ रखा तो ये थंब पहले यहाँ बनेगा, ठीक है, और फिर ये ऐसे, तो क्या करेगा, लेटरल इन्वर्जन। तो इसकी इमेज इधर, यानी राइट की लेफ्ट और लेफ्ट की राइट कर देगा। तो ये क्या चीज होती है, इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सर कितना गंदा सा हाथ बनाया आपने, अरे ठीक हो जाने तो। अब आप लोग कमेंट में मुझे ये बताओ कि इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन कौन से ऐसे हैं जो लेटरल इन्वर्जन नहीं देंगे, जैसे मैं एल को बनाऊं, एल को अगर मैं एक मिरर के लेफ्ट साइड पे रख दूं फॉर एग्जांपल ऐसे, तो लेटरल इन्वर्जन की वजह से एल कैसे दिखाई देगा, ऐसे, ओके। तो कौन कौन से अल्फाबेट हैं जो लेटरल इन्वर्जन नहीं देंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्फेरिकल मिरर्स। क्या है, स्फेरिकल मिरर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिरर 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से मिरर? 3 तरीके के होते हैं। पहला प्लेन, दूसरा स्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण, और तीसरा हो जाएगा सिलेंड्रिकल। क्या? सिलेंड्रिकल। तो ये हमारा हो गया, आज हम इसमें चल रहे हैं स्फेरिकल मिरर। सब कुछ फ्रेम में है, बिल्कुल। आज हम चल रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स पर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? मैंने बोला था आप प्लेन मिरर की डेफिनेशन को याद कर लीजिए, आप स्फेरिकल मिरर वैसे बना लीजिए। और प्लेन मिरर की डेफिनेशन याद करने के लिए मैंने कहा था आप मिरर की डेफिनेशन को याद कर लीजिए। मिरर क्या होता है? मिरर पीस ऑफ ग्लास होता है जिसकी एक साइड को हम पॉलिश कर देते हैं, दूसरी साइड ऑटोमेटिक रिफ्लेक्टेड बन जाती है। और ये पॉलिश किस चीज़ की होती है? लिथार्ज या सिल्वर ऑक्साइड की, ओके। तो जब मैंने प्लेन मिरर को लिखवाया था तो क्या कहा था कि एक साइड को आप एक प्लेन पीस ऑफ ग्लास की जगह प्लेन पीस ऑफ ग्लास ले लीजिए, उसकी एक साइड को पॉलिश कर दिए, दूसरी साइड रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इस तरीके से हमारा प्लेन मिरर बन जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनेगा? तो अब प्लेन पीस की जगह पर हमें एक स्फेरिकल पीस ऑफ ग्लास लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्फेरिकल पीस ऑफ ग्लास। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द स्फेरिकल piece of
glass which is polished by what? Polished by लिथार्ज, जिसे हम PbO कहते हैं, और सिल्वर ऑक्साइड, जिसे हम Ag2O कहेंगे। लिथार्ज और सिल्वर ऑक्साइड at one side the spherical piece of glass which is polished by litharge or silver oxide at one side and becomes reflected at another side is called उस spherical piece को हम क्या बोलेंगे? is called spherical mirrors और spherical mirror। ओके, यानी कि एक स्फेरिकल पीस ऑफ ग्लास, एक कांच का गोलीय टुकड़ा या गोलीय भाग, जिसकी एक पृष्ठ को हम क्या करते हैं? लिथार्ज या सिल्वर ऑक्साइड से कलई कर दें तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। यानी कि स्फेरिकल पीस ऑफ ग्लास विच इज पॉलिश्ड बाय लिथार्ज और सिल्वर ऑक्साइड एट वन साइड एंड बिकम्स रिफ्लेक्टेड एट अनदर साइड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पर स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, इसके भी दो तरीके होते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। और कितने टाइप के होते हैं वो भी एक काम करते हैं, पहले टाइप्स लिख देते हैं। आपको क्या कर देते हैं? टाइप्स। फिर बनते कैसे वो बात की बात है। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पणों के प्रकार। कितने प्रकार का गोली दर्पण होता है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, मैं देख लूँ सब कुछ फ्रेम में है। हाँ, अभी तक तो है, इसके नीचे नहीं है। ओके, तो नंबर 1 तो कौन सा होगा? नंबर 1 हमारा होगा कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव मिरर। नंबर 1 हमारा कॉनकेव मिरर है ना। इसको दूसरे शब्दों में हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मैं बताऊंगा क्यों कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और नंबर 2 हमारा होगा भाई साहब, नंबर 2 हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या चीज? कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अभी आप इसको भूल जाओ, क्यों कन्वर्जिंग, क्यों डाइवर्जिंग। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कह रहे हैं, उसको हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कह रहे हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन बस ये जान लीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो अब बात करते हैं अपने पहले मिरर के बारे में। पहले मिरर के बारे में कॉनकेव मिरर। ओके, बात करते हैं अपने पहले मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि स्फेरिकल पीस कैसा होता है। स्फेरिकल पीस का मतलब होगा कि हम एक गोला ले लेंगे। तभी मैं कह रहा था पहले फॉर्मेशन पढ़ लेते ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन नहीं, समझिए आप ये रिवीजन सीरीज है तो बहुत ज़्यादा अगर डीपली जाएंगे तो फिर काफ़ी लंबा खिंच जाएगा ये चैप्टर। ओके, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता है आराम से हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो स्फेरिकल मिरर क्या कि स्फेरिकल पीस होगा, मतलब एक कांच का गोला होगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम उसको काटेंगे तो एक बाउल टाइप का, या एक कह सकते हो कि जैसे आपके पास एक कांच की बॉल हो, समझिए ऐसे, उसको मैंने ऐसे काटा तो एक पार्ट निकलेगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे करके पार्ट निकलेगा, ऐसे करके। तो जो कांच का होगा, तो मेरे पास अगर मैंने 2 पार्ट इसके कर दिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कांच की बॉल थी, ये मान लेते हैं ये कांच की बॉल थी,
है ना, इसको मैंने यहाँ से और यहाँ से काट दिया, तो एक मेरे पास ये पार्ट निकलेगा और एक मेरे पास ये पार्ट निकलेगा। अगर मेरे पास दो कटोरी टाइप के पार्ट निकल आए हैं तो मैंने क्या करा, एक में पॉलिश करी उसके अंदर इनर साइड पर और एक में पॉलिश करी उसके बाहर साइड पर। तो पॉलिश करने के मेथड की वजह से, पॉलिश करने के तरीके से, जैसे मैंने अंदर पॉलिश किया तो इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर हो गया होगा, और जैसे मैंने बाहर पॉलिश करी तो इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर हो गया होगा। तो इस टाइप से हमारे पास दो मिरर आ गए। जिसमें मैंने पॉलिश बाहर करी है, ऐसे मान लो, जिसमें मैंने पॉलिश बाहर करी है तो उसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टेड हो गया होगा, तो ये हमारा बनेगा कॉनकेव मिरर। फिर से सुनिए, जिसमें मैंने बाहर पॉलिश करी है तो अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टेड हो गया होगा, तो ये हमारा बनेगा कॉनकेव मिरर। और जिसमें मैंने अंदर पॉलिश कर दी, इसमें मैंने बाहर पॉलिश करी थी तो अंदर रिफ्लेक्टेड बना, बाहर पॉलिश तो अंदर रिफ्लेक्टेड, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव। और जिसमें मैंने अंदर पॉलिश करी है तो बाहर रिफ्लेक्टेड बन गया होगा, ये हमारा हो गया भाई साहब कॉन्वेक्स। हिंदी में बोले तो कॉनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण। क्या चीज? अवतल दर्पण। और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल दर्पण। ये हो गया अभिसारी दर्पण, वो हो गया अपसारी दर्पण। अभिसारी अपसारी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं किस पर, अभी हम बात करते हैं अपने कॉनकेव मिरर पर। क्या होता है कॉनकेव? जिसमें हम बाहर पॉलिश कर दें और अंदर की साइड क्या हो जाए, रिफ्लेक्टेड। तो स्फेरिकल पीस का मतलब यही है कि एक स्फीयर का पार्ट ले लो आप। स्फेरिकल पीस का मतलब स्फीयर का, एक स्फीयर हो कांच का, उसका एक पार्ट आप ले लो, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन पूरी कॉनकेव की मिरर की बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल पीस। ओके, तो क्या लिखेंगे? द स्फेरिकल मिरर समझ गए कैसे बनता है? ये देखिए, ये लिखा हूं, द स्फेरिकल मिरर whose आउटर साइड कौन सी होती है? जो बल्ब होती है, उठी हुई होती है, ठीक है। आउटर साइड बल्ब, आउटर ऐसे लिखो, आउटर, जिसे हम बल्ब साइड भी कहते हैं, बल्ब साइड इज पॉलिश्ड, जो क्या हो, बल्ब साइड पॉलिश्ड हो, एंड और अंडरलाइन करके आपको ये बात देनी है, मैं यहाँ अलग मार्कर से लिख दे रहा हूं, एंड इनर साइड इज रिफ्लेक्टेड। वहां पर भी आपको इसको हाईलाइट करके लिखना है कॉनकेव मिरर में, एग्जाम्स में। द स्फेरिकल मिरर whose outer bulb side is polished and inner side is reflected called reflection of light, sorry called concave mirror। गड़बड़ हो गया, called concave mirror पढ़ना, called concave mirror, ठीक है। मैं एक बार देख रहा हूँ पूरा सब कुछ फ्रेम में है, ये कट तो नहीं रहा है, नहीं, अवतल थोड़ा सा दबा हुआ, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ये स्फेरिकल भी मिट गया किसी वजह से। तो द स्फेरिकल मिरर whose outer bulb side is polished and inner side is reflected, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कॉनकेव का, याद रखिएगा, इनर साइड इज रिफ्लेक्टेड, कॉल्ड कॉनकेव मिरर। चलो इसको बनाते हैं। अगर मैंने एक गोला लिया, उसको मैंने काटा, तो कुछ इस तरीके का पार्ट मुझे मिलेगा बाहर। एक साइड एक स्फेरिकल पीस का, एक स्फेरिकल पीस मुझे इस तरीके से मिलेगा। इसकी मुझे क्या करना है, आउटर साइड पे पॉलिश करनी है भाई साहब। कहाँ पॉलिश करनी है? आउटर साइड पे हमें पॉलिश करनी है। तो मैंने आउटर साइड पे कर दी पॉलिश, तो ये हमारा हो गया भाई साहब पॉलिश्ड साइड। कैसा साइड? पॉलिश्ड साइड। तो अंदर हमारा क्या बन गया होगा? रिफ्लेक्टेड साइड। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड साइड, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड साइड। तो इस तरीके से जो हमारे मिरर बनकर तैयार हुआ है, इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट, इसको कॉपी में नोट करना चाहें, जहां भी कैसे भी करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, कॉपी में नोट करना चाहें तो लिखें आप। हटा दूं?
दूं 3 2 1 ओके। अब बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी, कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 2 अपना कौन सा है, नंबर 2 है अपना कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 2 है कॉन्वेक्स। बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन आपको बनानी है। मैंने क्या बोला कि ऐसे स्फेरिकल बॉल होगी, उसको कट करेंगे तो अगर हमारे पास दो कटोरी टाइप की बाउल टाइप का स्ट्रक्चर मिला है तो हम उसमें क्या करेंगे, एक बार इनर साइड पे पॉलिश करेंगे और एक बार आउटर साइड पर। तो जब हम आउटर साइड पे पॉलिश करेंगे तो इनर साइड रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, वो हमारा कॉनकेव बन गया। लेकिन जब हम इनर साइड पे पॉलिश करेंगे तो आउटर साइड रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, तो हमारा बनेगा कॉन्वेक्स। तो इसी डेफिनेशन को पलट के लिख देंगे। लेकिन डेफिनेशन पलटते समय एक बात याद रखिएगा कि पहले पॉलिश लिखते हैं तो और दूसरा साइड ऑटोमेटिक रिफ्लेक्टेड बनता है, ठीक है। तो पहले पॉलिश वाली बात लिखेंगे हम इसमें। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, और फिर हम मैच कर लेना। द स्फेरिकल मिरर whose inner side is पॉलिश, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई की जाए। और पॉलिश किससे करी जाती है वो आपको पता ही, चाहो तो आप मेंशन भी कर सकते हो, पॉलिश्ड बाय, है ना, पॉलिश्ड एंड और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम हाईलाइट कर देंगे, एंड आउटर पल्प साइड, आउटर साइड इज रिफ्लेक्टेड। आउटर साइड हमारी क्या हो, रिफ्लेक्टेड, कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसी में आप एक चीज बढ़ा सकते हो, क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अभी आगे में पढ़ा दूंगा, प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे इसकी तब बताएंगे कन्वर्जिंग मिरर। और इसी में आप क्या लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, ओके। इसे हम बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, इसे हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। तो कैसे डायग्राम कैसे बनेगा कि हमने मान लिया, हाँ एक चीज और बता दूं आपको कि मैंने क्या बोला, इसमें आउटर साइड रिफ्लेक्टेड होगा और इनर साइड पॉलिश होगा। तो मैं बनाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने बनाया मिरर और इसकी आउटर साइड, इनर साइड को मुझे क्या करना है, पॉलिश करना है, इनर साइड को पॉलिश करना है। तो इनर साइड कौन सी होगी, ये वाली की वाली, ये वाली होगी इनर साइड को हमें करना है पॉलिश। अब इसे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर अगर मैं ऐसा ही डायग्राम बना दूं, ऐसा ही बना दूं और इसकी इनर साइड को मैं पॉलिश कर दूं, क्या ये गलत है? गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ना, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग ऑप्टिक्स में या मतलब लाइट चैप्टर में कभी भी मिरर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अभी हम आगे बताएंगे आपको, कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड मिरर के रखते हैं। जैसे हमने आपको प्लेन मिरर बताया था तो पी को उधर रखा था, या किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखा था, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। और लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट रखने का मतलब हो गया वहां पर रिफ्लेक्टेड सरफेस होनी चाहिए, लेफ्ट साइड शुड बी रिफ्लेक्टेड, लेफ्ट साइड शुड बी रिफ्लेक्टेड, यानी लेफ्ट साइड रिफ्लेक्टेड है। अगर इसमें लेफ्ट साइड देखो तो लेफ्ट साइड पॉलिश हो गई है, राइट साइड रिफ्लेक्टेड हो गई। और अगर हम लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि पॉलिश साइड पर लाइट पहुंचेगी नहीं। तो हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर रखा जाता है तो रिफ्लेक्टेड सरफेस को भी हम लेफ्ट साइड बनाते हैं, जिसके लिए ऐसा बनाना ज्यादा बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया पॉलिश्ड साइड और इधर हो गई आपकी भाई साहब, इधर हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड साइड। और इस तरीके से जो ये मिरर बन के तैयार हुआ इसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ये दिख रहा है नीचे, हालांकि दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, तो नीचे नहीं ये शो हो रहा है,
तो एक काम करते हैं, इस टाइप से जो मिरर बनेगा हमारे यहाँ लिखते हैं, इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्केव मिरर, हाँ ये शो हो रहा है लेकिन ये शो नहीं हो रहा, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तो हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हालांकि इसका तो कर ही लिया होगा, इसका आप कर लो, ठीक है। तो फिर हम पूरा कंप्लीट रेस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, फॉर्मेशन पे। ठीक है, हटा देता हूँ, मैं हट जाता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो क्लियरली। ठीक है, हटाता हूँ, 3 2 1। अब बात करते हैं नया टॉपिक, सम डेफिनेशंस या कह लो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं या तथ्य या तो कुछ टर्म्स बता दे रहे हैं, उसे टर्म समझ लीजिए या कुछ परिभाषाएं जान लीजिए। पहले बात करते हैं कि गोली दर्पण बनते कैसे हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास हो, गंदा सा ग्लास लीजिए, ठीक है, गंदी ड्राइंग है आपकी, ठीक है। एक ये स्फीयर हमने बना दिया, ठीक है, एक ये स्फीयर हमने बना दिया जिसका ये हो गया सेंटर। अगर मैं स्फीयर को यहां से कट कर दूं और यहां से कट कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो स्फीयरिकल पार्ट, स्फीयरिकल पीस निकलकर बाहर आ गए, ठीक है। यही हो गया फॉर्मेशन। मैं इसी टॉपिक में आपको फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर भी बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए इसका सी यहाँ पर है, तो सेंटर यहाँ पर हो गया, और इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैंने दो अलग अलग बता दिए, चलिए काम करता हूँ, थोड़ा दूर दूर बनाता हूँ ना, आप लोग कहोगे कि सी तो एक ही जगह होगा, एक ये बन गया और एक ही। अगर केवल इसे देखें तो इसके लिए सी राइट साइड पे, और केवल इसे देखें तो इसके लिए सी लेफ्ट साइड पर है। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर, समझ में आया, शो हो रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे हट रहा है, ठीक है, इतना सही। अगर मेरे पास ये जो दो पार्ट स्फेरिकल आए हैं कुछ इस तरीके से और इधर इस तरीके से, मैं क्या करूँ, इसमें पॉलिश करना शुरू करूँ। एक में मैं करूँ बाहर साइड पर पॉलिश, तो इनर साइड रिफ्लेक्टेड हो गई, और एक पर करूँ अंदर साइड पॉलिश, तो आउटर साइड रिफ्लेक्टेड हो गई। जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्टेड होती है उसे क्या बोलते हैं, इनर साइड रिफ्लेक्टेड है तो उसे बोलेंगे कॉनकेव। ये बन गया हमारे पास कॉनकेव मिरर। सर याद कैसे करेंगे, भूल जाएंगे? सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ याद करने का, आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। देखो, कॉन्वेक्स मिरर को बाइलेटरल पकड़ो, क्या बोला, कॉन्वेक्स मिरर को बाइलेटरल पकड़ो, तो सी बना दो तो कॉन्वेक्स, ठीक है। लेकिन कॉनकेव को बाइलेटरल मत रखो, उसमें कॉनकेव में तो सी होता है, हम सी बना दें, बना लो, सी तो बन रहा है, देखो ध्यान से। लेकिन अगर ध्यान दोगे तो इसके लास्ट में क्या लिखा है, केव। क्या लिखा है, केव। केव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा। और गुफा में शेर कहाँ बैठता है, अंदर। तो जो झाड़ियां और पेड़ पौधे लगे होंगे वो कहाँ लगे होंगे, बाहर लगे होंगे, तो ये हो गई झाड़ियां या पेड़ पौधे, और गुफा में शेर बैठा है अंदर, तो ये हो गया क्या, कॉनकेव मिरर। केव मतलब गुफा, गुफा बना दो, गुफा में झाड़ियां बाहर आए और शेर यानी कि अंदर बैठा, अंदर मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। तो ये हो गई झाड़ियां मतलब पॉलिश, ठीक है, और ये हो गया केव यानी कॉनकेव। अब ये कॉनकेव है, इसकी आउटर साइड पॉलिश है, तो कॉन्वेक्स इसका जस्ट रिवर्स यानी अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझिए। इसमें जो पहला टर्म बेटा हमको पढ़ना है,
जो सबसे पहला टर्म हम किसी भी कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज पोल। क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज पोल? पहला टर्म जो आएगा उसे बोलते हैं पोल। क्या होता है पोल? यहां पर, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, एक लाइन ऐसे बना लेता हूँ पूरी, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सरसाइज। ये हम बताएंगे, इसके बारे में हम डेफिनेशन लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है भाई साहब पोल, ये होता है पोल। देखना ध्यान से, ये डायग्राम आप बना लो, उसी के नीचे ये सब आप लिखते हुए चले जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखिए पोल क्या होता है। इसे मान लीजिए कि ये स्फेरिकल पीस मेरे पास निकल के आया, तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे स्फेरिकल पीस निकला गोला या कटोरी टाइप का, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट, उसे हम बोलते हैं पोल। लेकिन किसका? पॉलिश का कि रिफ्लेक्टेड का? रिफ्लेक्टेड का। इसीलिए पोल ऑलवेज ड्रॉ एट द साइड ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड साइड, ठीक है। ये पोल हमेशा रिफ्लेक्टेड साइड पर ड्रॉ किया जाता है। देखो इधर मैंने इस पे ड्रॉ किया और उधर मैंने उधर ड्रॉ किया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस is called पोल। उसे क्या बोलेंगे? पोल। और इसे किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। उसे हम कैपिटल पी से डिनोट कर देंगे। कोई ज्यादा इसमें टफ वाली बात नहीं है, आराम से सेंट्रल पॉइंट जो होगा किसी भी मिरर का उसे हम पोल कहेंगे। अब पोल पढ़ना क्यों जरूरी है? अभी आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस में पहुंचोगे या थ्योरीज में पहुंचोगे या डेरिवेशन में पहुंचोगे, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि पोल की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसको रिलेट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तब हम बताएंगे। मैं तो पढ़ी होगी ना आपने। तो पोल, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पी। ओके, नंबर 2 पॉइंट हम पढ़ते हैं भाई साहब किसके बारे में? इस सी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले वाले बच्चे हिंदी वाले बिल्कुल भी निराश ना हो, इसको हम बोलते हैं बेटा ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ध्रुव क्या होता है? किसी भी परावर्तक पृष्ठ का केंद्रीय बिंदु होता है। किसी परावर्तक पृष्ठ का केंद्रीय बिंदु होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। यानी हम बात करें इसकी वक्रता केंद्र, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है समझना? अच्छा, सेंटर क्या होता है? किसी सर्कल या स्फीयर का पॉइंट होता है जो एकदम बीचों बीच में लाई करता है, समझे? यानी जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिससे स्फीयर या सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल रहे, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं उसका सेंटर। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक सब बराबर, तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ऐसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो सर्कल या पूरा स्फीयर होता है तो सिर्फ सेंटर बोलते हैं। लेकिन जब ये कट गया है और केवल इतना पार्ट बचा है, तो ये पूरा सर्कल नहीं है, ये पूरा स्फीयर नहीं है, समझ रहे हैं? ये पूरा स्फीयर होता तो सेंटर बोलते हैं, लेकिन ये स्फीयर नहीं है, स्फीयर का एक पार्ट है, स्फीयर का एक पार्ट है, जिसे हम कर्व बोल रहे हैं। ये कर्व बन रहा है। क्या बन रहा है? कर्व। केवल लाइन है। अगर सर्कल को अगर हम केवल ऐसे कट कर दें, केवल ये लाइन निकलेगी, जिसे हम बोलते हैं कर्व। तो ये केवल एक कर्व है और कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस का ही सेंटर है ये, तो इसे हम बोलेंगे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी एक वक्र है ना, वक्री पृष्ठ, केवल पृष्ठ बन रहा है। वक्री पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस का सेंटर है ये, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसकी डेफिनेशन क्या होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ और थोड़ी ना, यही वाला तो है भाई। इसी को जब काटा तो यही सेंटर तो इसके लिए है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का जिसका वो पार्ट होता है। मतलब सेंटर कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, किस स्फीयर का सेंटर है? इस स्फीयर का सेंटर, जिसका ये मिरर एक पार्ट बन चुका है, ठीक है। जल्दी से 1 मिनट देख लीजिए भाई। ये सेंटर
यही वाला तो सेंटर है, बात को समझो मेरी बात को। तो किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, किसी भी स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर का, ये स्फेरिकल मिरर है ना, कॉन्केव मिरर भी स्फेरिकल मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर भी स्फेरिकल। अभी ये मिरर नहीं है, ये स्फीयर है, गोला है कांच का, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, समझना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर पार्ट होगा उस स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। भाई देखो ये कहां से निकला है, यहीं से निकला है ना, तो इसका जो सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, समझना। इस मिरर का जो सेंटर होगा वो इसके पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, समझे। मतलब किसी मिरर, किसी स्फीयर का जो सेंटर होता है वो उसके पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला देता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, क्योंकि वो पूरा स्फीयर रहा नहीं, वो तो कट चुका है ना। तो पूरे स्फीयर के लिए सेंटर है, लेकिन इसके पार्ट के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आसान शब्दों में समझो। और इसका पार्ट होता क्या है, स्फेरिकल मिरर होता है, समझे। तो किसी भी स्फीयर का सेंटर अपने पार्ट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। तो क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन ये होगी, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ which mirror is a part, जिसका मिरर एक पार्ट है, यानी उस गोले का केंद्र बिंदु, उस गोले का केंद्र बिंदु जिसका मिरर एक भाग होता है, यानी दर्पण एक भाग होता है, कौन सा, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कौन सा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉन्केव हो, चाहे वो कॉन्केव हो, या चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, ठीक है। तो उस गोले का केंद्र बिंदु जिसका गोली दर्पण एक भाग होता है, उसे उस गोले की, उस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले का, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप इसको डिवाइड करके कॉपी में लिख लेना हिंदी मीडियम, उस गोले का केंद्र बिंदु जिसका गोली दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर is a part called center of curvature of that, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, स्फीयर का या स्फेरिकल मिरर का, क्योंकि कर्वेचर लगता है मिरर के साथ, भाई पार्ट के साथ, तो इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट spherical mirror, is that spherical mirror, the center of that sphere of which spherical mirror is a part called center of curvature of that sphere। मतलब उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है, उसे हम उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे भाई साहब, इसको डिनोट करेंगे सी से। और एक बात हमेशा याद रखिए, अभी आगे हम बताएंगे कि जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दीज ऑल आर पॉइंट्स, ये पॉइंट है केवल, इनकी कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, समझे मेरी बात को, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल सिर्फ एक पॉइंट है। हाँ, इन पॉइंट्स तक की डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये कितने बड़े छोटे होंगे ये बात हम नहीं मेजर कर सकते, बात समझे। दीज आर पॉइंट्स, तो ये दो पॉइंट आप जल्दी से लिख लीजिए। तो मैं इसी में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसी पॉइंट में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहे हैं। जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं मिटा दूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ये देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ओके। आप ऐसे ही लिखते जाओगे और बाकी सारी चीज़ों को ड्रॉ करते जाओगे। तो पोल हो गया सेंट्रल पार्ट, सॉरी सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया उस स्फीयर का सेंटर जिससे मिरर बना हो, उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम इसको हटा दें, इसी डेफिनेशन में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बता दें, ठीक है, हटा दें। मैं हट जाता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। थ्री टू वन, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं क्या, थर्ड नंबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। सर कितने आलसी हो आप, उसी में कर दे रहे हो।
हम लोगों को फिर से लिखना पड़ेगा वक्रता, ठीक है, समझ रहे हैं हमको। जिस तरीके से इसको दिखाते हैं आर से, किसे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। अब समझना, अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, या यहाँ से, सब रेडियस होती है? नहीं होती, बात समझना, सब रेडियस होती है ना। तो जब रेडियस बोलते हैं तब तक, जब तक कि ये पूरा स्फीयर होता है, जिस तरीके से रहता है सेंटर, तब तक बोलेंगे तो ये पूरा स्फीयर है। जैसे इसका एक पार्ट निकलेगा तब ये सेंटर नहीं रह जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। वैसे ही जब तक ये पूरा स्फीयर है, इसे रेडियस बोलेंगे। जब इसका पार्ट निकल आएगा तो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी उस स्फीयर की रेडियस, जिसका मिरर एक पार्ट होगा तो इस मिरर के लिए वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये डेफिनेशन है बिल्कुल वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जब तक स्फीयर है तो रेडियस, और जैसे इसका पार्ट निकल के आ गया बाहर तो इसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब तक मिरर है, पूरा स्फीयर है, तब तक रेडियस और तब तक सेंटर। जैसे इसका पार्ट निकल के आ गया तो इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझे? बोलो समझे? तो क्या बोलेंगे, द रेडियस ऑफ, डेफिनेशन पे चेंज कर रहा हूं आपके सामने, the radius of that sphere of which spherical mirror is a part is called radius of curvature of that spherical mirror denoted by capital R, ओके, उसे उस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अच्छा, एक बात और होती है, नीचे जगह है इसके, थोड़ी सी है, दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग इसको अनदर डेफिनेशन कुछ किताबों में लिखी होती है इसकी, आप भी लिख सकते हो। क्या चीज मैं बोल रहा हूं कि इसकी जो रेडियस, और रेडियस एग्जैक्टली में होती क्या है, कर्व से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस होती है। तो जो स्फीयर की रेडियस होगी वही स्फेरिकल मिरर की रेडियस होगी, लेकिन उसे बोला जाएगा, क्योंकि अभी पूरा स्फीयर नहीं है, उसका पार्ट है, तो उसे बोलेंगे रेडियस, यानी उस गोले की त्रिज्या जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उस गोले की त्रिज्या जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन और बना सकते हो, क्या, अगर ध्यान देकर तो रेडियस होती क्या है, कर्व से लेकर या स्फीयर की बाउंड्री से लेकर सी तक की डिस्टेंस, तो ये रही बाउंड्री और ये रही आर, तो यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो अब ये कह सकते हैं, और मिरर को कहां से नापते हैं, पोल से। हाँ, पोल की सिग्निफिकेंस यही थी, मैंने बताया था ना, पोल, कभी मिरर से डिस्टेंस नाप रही हूं मतलब मैं कहां से नाप रहा हूं, पोल से नाप रहा हूं, ठीक है। तो पोल से हम डिस्टेंस नापेंगे, तो पोल से सेंटर ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे क्या बोलते हैं, पोल। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को आप बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक दूसरी डेफिनेशन आप ये भी बना सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल को पी दिखाते हैं, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र, सब कुछ फ्रेम में है, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। किससे प्रदर्शित करते हैं, R प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट करो, तो एकदम हटा दूं, फिर अगला टॉपिक पे हम प्रोसीड करेंगे, ओके। थर्ड पॉइंट हो गया, पहला हो गया पोल, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सेस। क्या चीज, फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा प्रिंसिपल एक्सेस। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा प्रिंसिपल है PAL, प्रिंसिपल, मेन, है ना, आपके स्कूल में होते हैं ना प्रिंसिपल, तो PAL का मतलब होता है मेन, हेड, ठीक है। तो इसमें भी हेड एक होगा, कोई एक्सेस होगा जो हेड होगा, है ना, जिसे हम मुख्य कहेंगे, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, एक लाइन होती है, एक एक्सेस होती है, ठीक है। कौन सी होती है बताता हूँ, देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर के पोल को जोड़ दो,
तो इसको जो जोड़ती है लाइन, उसकी डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन इस लाइन को जोड़ के दोनों तरफ बढ़ा लो, इधर पी के इधर भी चलती रहे और इधर भी चलती रहे, तो इस लाइन को बेटा हम बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि क्या बोलेंगे इसको डेफिनेशन वाइज, द लाइन ज्वाइनिंग C एंड P। अब शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, आप पूरी डेफिनेशन लिख लेना। C एंड P का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। द लाइन ज्वाइनिंग C एंड P एंड extended both side of the mirror, both sides of the mirror is called उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यानी C व P को मिलाने वाली रेखा जो दर्पण के दोनों ओर विस्तारित हो, दर्पण के दोनों विस्तारित, कहां तक विस्तारित हो, अनंत तक, एक्सटेंडेड बोथ साइड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कोई पूछे कहां तक, तो बोलो इंफिनिट तक। द लाइन ज्वाइनिंग C एंड P एंड एक्सटेंडेड बोथ साइड ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने कोई वैसे रूल नहीं है, लेकिन इट इज डिनोटेड बाय, अगर आप लिखना चाहिए इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट करते हैं इसको भाई साहब PCO से, पब्लिक कॉल ऑफिस नहीं, PCO। PCO का मतलब हो गया P C, और जहां पर ऑब्जेक्ट आप रखोगे उस ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो PCO। तो क्या हो गया, PCO। इसको हम डिनोट करते हैं PCO। सबका फुट ले लेते हैं फुट, तो PC और ऑब्जेक्ट का फुट ले लिया मैंने, तो O। ठीक है, तो PCO। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस की बात। अगला पॉइंट हमारा आता है भाई साहब फोकस। क्या, फोकस पॉइंट। क्या आता है अगला पॉइंट, फोकस पॉइंट। ठीक है, अब फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से पहले बात बताई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस है यानी लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, पोल एक पॉइंट है ना, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है, और ये लेंथ है यानी डिस्टेंस है। इसी तरीके से फोकस एक पॉइंट है। क्या है, फोकस एक पॉइंट है। फोकस पॉइंट का मतलब समझो, देखो डेफिनेशन तो अलग अलग टाइप की लिखी होती है, हर किताब में अलग अलग टाइप की दे देते हैं डेफिनेशन, लेकिन फोकस का जो एग्जैक्ट पैरामीटर, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है कि जैसे मान लो आपने अपना फोन तो यूज करिए, अरे फोन कौन नहीं यूज करता था, फोन में ही आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो फोन में जब आप कैमरा यूज करते हो, किसी की फोटो खींचते हो तो ब्लरिंग आती है, जैसे आप उस पर टिप कर देते हो तो वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, यानी आप बोलते हो कि मैंने उस ऑब्जेक्ट पर फोकस कर दिया। फोकस करने का मतलब होता है सारी लाइट बीम को आपने वहां पर मिला दिया। तो जहां पर सारी लाइट बीम मिलती है, लाइट रेज मिलती है। अच्छा, रेज और बीम के बारे में जान लो। लाइट रे क्या होती है, जिस पाथ के अलावा लाइट चलती है उस पाथ को बोलते हैं रे। क्या बोला, लाइट रे क्या होता है, वो रास्ता जिस रास्ते पर लाइट चलती है। ठीक है, जैसे टॉर्च जलाएं तो एक लाइट ऐसे निकलेगी, तो इस रास्ते पर लाइट चल रही है तो ये रे हो गई। और ऐसी खूब सारी रे आपस में कंबाइंड कलेक्टिव फॉर्म में हो जाए, जैसे बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं, द बंडल ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम। ओके, तो क्या होगा कि आपने जैसे ये टच किया तो सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर मीट कर गई, तो तुम्हें वो इमेज बढ़िया दिखने लगी। तो फोकस पॉइंट उस पॉइंट को जहां पर सारी लाइट मिली है, इसे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। और यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव को मैंने दो और नाम दिए थे, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर, वो मैंने क्यों दिया था। ठीक है, इसे फोकस पॉइंट के लिए हम बता दें, इसके लिए अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं एक यहाँ बना लेता हूँ कॉन्केव और एक यहाँ बना लेता हूँ कॉन्वेक्स। ठीक है, थोड़ा समझने की इसको कोशिश करिएगा। ठीक है, और बना लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस दोनों की, ये और ये हो गया भाई साहब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया भाई साहब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई। अभी बताएंगे और मान लेते हैं। ठीक है, चलो छोड़ो। ठीक है, अब मैंने मान लिया है कि यहाँ से कुछ पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, एक ये आई, एक ये आई, एक प्रिंसिपल एक्सिस से आई, एक उसके नीचे आई और एक इसके नीचे आ गई। ये पैरेलल रेज चल के आ रही है कौन से मिरर पे, सर कॉन्केव। सर ये तो कॉन्केव आप बनाई नहीं आपने, अभी तो इसमें पॉलिश भी नहीं की रही है आपने, कैसे आप कह रहे हो कॉन्केव। हाँ, तो अब हो गया ये
कॉनकेव, और अब हो गया ये कॉन्वेक्स। ओके, तो होता क्या, जैसे हम इस पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ा ही है, एंगल आई बराबर एंगल आर, और पहले जाने वाली लाइट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जब करते हैं तो ऐसे गुजरती है ना, थोड़ा सा लहर भी है, ठीक है। तो पहले जाने वाली लाइट ऐसे गुजरेगी, ये वाली भी आई इक्वल टू आर से गुजरेगी तो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। ये वाली भी आई इक्वल टू आर से गुजरेगी तो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। ये वाली तो सीधे, क्योंकि नॉर्मल से जाने वाली लाइट नॉर्मल पे ही लौट आती है तो ये ऐसे चली जाएगी, ये वाली लाइट ऐसे चलेगी और ये वाली लाइट ऐसे चलेगी। तो सारी लाइट देखिए इस पॉइंट पर मीट करती हुई लग रही है, सारी लाइट इस पॉइंट पर मीट करती हुई लग रही है, तो इसी को हम बोलते हैं भाई साहब फोकस, जहां पर सारी लाइट मीट हो जाती है। लेकिन भाई साहब कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन है, वो लाइट रेज कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, यानी द पॉइंट, और वो पॉइंट कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। चेक करो वो लाइट पॉइंट कहां पर है, जहां पर सारी लाइट मीट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां पर सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट करें। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द पैरेलल लाइट रेज मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ने स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन करके जहां पर सारी लाइट रेज मीट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसे हम बोलेंगे फोकस पॉइंट। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है। सारी पैरेलल रेज अगर चल के आएंगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी ऑल द लाइट रेज व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज स्फेरिकल मिरर से मीट करके प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर मीट करेंगी, मतलब रिफ्लेक्शन करके किसी पॉइंट पर मीट करेंगी, उस पॉइंट को बोलते हैं हम, पॉइंट को बोलेंगे क्या, फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। नहीं समझे? अच्छा फिर समझते हैं, अगर इसमें भी हम वही पैरेलल लाइट्स भेजें, 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर हम भेजें तो ये हो गई पैरेलल लाइट्स। तो भाई साहब ये तो इधर जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि उधर पॉलिश लगी है, नहीं जाएगी मालूम है। तो एक तरीका ये होता है कि यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी आई इक्वल टू आर, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाओगे भाई साहब तो ऐसे जाएगी, ये भी आई इक्वल टू आर से मीट करेगी, तो पीछे बढ़ाओगे तो ऐसे जाएगी, ये भी आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट करेगी तो ऐसे बढ़ेगी, ये भी आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट करेगी तो ऐसे बनेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली जिधर से आई उधर जाएगी, तो ये पीछे बढ़ाओगे तो ऐसे, यानी हमने पीछे बढ़ाने पर देखा कि ये लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट करी है, ये लाइट रेज पैरेलल आई और ऐसे रिफ्लेक्ट करी है कि मानो कि पीछे कहीं से मीट करके आ रही है, या तो लाइट मीट करती है या मीट करके आती है। तो ऐसा लग रहा है लाइट कहीं से मीट करके आ रही, दैट इज योर फोकस। तो भाई साहब क्या सीखा, फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का जहां पर सारी पैरेलल लाइट रेज मिलती है या मिलती हुई लगती है। ये लाइट रेज ऐसा लग रहा है कि यहां से मिलके हो आ रही है, यानी the point on principal axis at which all the light rays parallel to the principal axis meet or seems to meet after reflection by spherical mirror, meet or seems to meet, है ना, या तो मीट करें या मीट करती हुई लगे, तो उसे हम बोलते क्या है ना। जैसे लग रहा है यहाँ लग रहा है, यहाँ हो रहा है मीट कर रही है, यहाँ लग रहा है मीट करती हुई लग रही है कि मीट करके आई होंगी, है ना, seems to come from meeting, है ना, या seems to meet, तो उसे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। यही थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट था, थोड़ा सा टफ था, लेकिन अब आपको आ गया होगा, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और क्लियर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको देख लो, आप प्रिंसिपल एक्सिस बता लो ताकि हम इसकी डेफिनेशन आपको ऊपर लिखा दें, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखा दें, स्टार्ट नीचे से कर देंगे ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑन principal axis at which all the light rays इसके नीचे आ रहा है, हाँ आ रहा है, all the light rays parallel to principal axis
मीट और सीम्स टू मीट ना, मीट यानी मीट किसमें हो रही है, ध्यान से रखो कौन से मिरर में मीट हो रही है, मीट हो रही है ये एक्सिस मीट ऊपर लिखूंगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट, कौन से मिरर में मीट हो रही है, इस वाले में कि इस वाले में, इस वाले में, तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मीट मतलब मीट मतलब इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और seems to come from किसमें, इस वाले मिरर में, इस वाले मिरर में कौन सा मिरर है, इन कॉन्वेक्स मिरर, after reflection by spherical mirror, फिर से देखिए द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल, सारी लाइट रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है या तो मीट करेगी किसमें, कॉनकेव मिरर में, या और सीम्स टू कम फ्रॉम, या तो वहां से आती हुई लगेगी किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, या तो रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेगी या रिफ्लेक्शन के बाद आती हुई लगेगी, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, उसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब, फोकस पॉइंट बोलेंगे या फोकस, सिंपली फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। किससे डिनोट करेंगे, मैंने याद किया भी है, किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, उसको हम कर देंगे कैपिटल एफ से डिनोट, ठीक है, तो ये हो गई आपकी फोकस। तो यहां पर अगर मैं डिनोट करना चाहूं एफ को तो कहां करूंगा, यहां, अरे ये तो गड़बड़ मामला हो गया कि कहां पर डिनोट करें भाई, सी और पी के बीच में ही होना चाहिए, सी और पी के बीच में होना चाहिए, लेकिन कहां करें, यहां, तो होता ही है कि सी और पी के एकदम मिड पॉइंट पर होता है, सी और पी के मिड पॉइंट पर होता है एफ, यानी सी और पी को जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर। तो एक डेफिनेशन आप फोकस की और इजीली बना सकते हो, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग सी एंड पी इज आल्सो फोकस, इज आल्सो कॉल्ड फोकस, ठीक है, तो सी और पी को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट भी फोकस ही कहलाता है, और इत्तेफाक से फोकस जो आपने मीट करवाया ना, वो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर ही मिलता है। एक्चुअल डेफिनेशन ये है भाई साहब फोकस की, लेकिन आप नॉर्मली तरीके से वो लिख सकते हो कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग सी एंड पी इज कॉल्ड फोकस। तो आप पहले ये नोट करो, तो याली लाइन भी मैं लिखवा दूंगा, जल्दी से आप डेफिनेशन डायग्राम बनाइए और याली नोट करिए, ठीक है। तो हटाता हूं मैं इसको, ठीक है, फ्रेम में शायद ये एस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है बेटा सम, क्या लिखा है, सम डेफिनेशंस, ठीक है, देखिए, तो मैं हटाता हूं, मैं किसको हटाता हूं, ये डायग्राम हो गया ना, ये हटाता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जितनी भी पैरेलल लाइट रेज होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही होंगी, जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के पश्चात, है ना, या तो किसी पॉइंट पर मिलती हुई लग रही होंगी, मतलब मिल रही होंगी, या किसी पॉइंट से आती हुई लग रही होंगी, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं भाई साहब फोकस, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती हैं, ब्रैकेट में अवतल दर्पण में, या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण द्वारा, तो इसको हम बोलते क्या है, उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु, ठीक है। तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी मैंने बोला था ना कि और करके लिख सकते हैं, एक दूसरी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं और करके, क्या कि फोकस पॉइंट हमेशा लाई करता है सी और पी को जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर, यानी कि द मिड पॉइंट या स्टार, वैसे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, वो आपको लगता है कि डेफिनेशन करके मत लिखो, एक स्टार पॉइंट करके लिखो, क्योंकि डेफिनेशन नहीं होती है। आप स्टार पॉइंट करके लिख लो कि एफ
लाई ऑन द मिड पॉइंट जॉइनिंग सी एंड पी, ऐसे लिखो, यानी क्या, फोकस पॉइंट एफ लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी, यानी बुक ये कह सकते हो फोकस बिंदु सी व पी को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसके मिड पॉइंट पर होगा फोकस, ठीक है। ये हो गई फोकस की बात। अब एक चीज और सुनिए, इसी में एक पॉइंट और होता है ना, ये कौन सा पॉइंट चल रहा था, पहला पोल हो गया, दूसरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, पांचवा फोकस। अब आएगा छठवां पॉइंट जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, यानी हिंदी में इसे कहा जाएगा फोकस दूरी। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, स्मॉल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वैसे ही पोल से फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या बोला, पोल मतलब मिरर से, पोल मतलब मिरर से फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, यानी कि दर्पण से फोकस दूरी तक की, दर्पण से फोकस पॉइंट तक की या फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप रिमाइंड करके दोबारा सुन के नोट कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल या मिरर, पोल या मिरर टू द डिस्टेंस फ्रॉम पोल या मिरर टू फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट जिसे हम कैपिटल एफ कहते हैं, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इसे हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। यानी कि दर्पण से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, is called focal length. It is denoted by small f. इससे डिनोट करेंगे, it is denoted by small f. It is denoted by small f. Okay, denoted by small f. ठीक है। अच्छा एक चीज और सोचिए, क्या ये स्मॉल एफ की आप वैल्यू निकाल सकते हो, सोचो। मैंने कहा दर्पण से फोकस तक की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं, और ये पूरा ये होता है मिड पॉइंट, तो ये एफ है तो ये भी एफ होगा, बात समझना, ये एफ है तो ये भी एफ होगा, लेकिन लिखते नहीं। अच्छा ध्यान रखो, क्या ये सीपी का आधा हो गया, अगर एफ जो होता है वो सी और पी का मिड पॉइंट होता है, तो एफ से पी तक की डिस्टेंस पूरे सी तक सीपी की आधी हो गई। यानी अगर मैं बात करूं कि जो एफ पी होगी, थोड़ी ज्योमेट्री तो आती होगी, एफ पी हो गई वो तुम्हारी एफ हो गई, एफ से पी तक की डिस्टेंस तुम्हारी एफ पी होती है ना, तो हो गई एफ। और ध्यान से देखो तो एफ पी कुछ और नहीं है, वो हाफ है किसका, सीपी का। एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं, एफ पी सीपी का आधा है, एफ पी सीपी का आधा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये सीपी का आधा हो गया ना, तो एफ पी क्या है, एफ सीपी हो गया आर डिवाइड बाई टू। सी से पी तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो एफ इक्वल टू हो गया आर बाई टू। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। जल्दी से नोट करिए, तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है। 1 2 3 हटा दो भाई। आपको क्या पता है, पोल से फोकस तक की दूरी एफ होती है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी आर होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम मिरर में बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। हटा दें 3 2 1 ओके, ठीक है। फोकल लेंथ हो गया। अब बात आती है भाई साहब एक नई चीज की, जिसे हम बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। 7वां नंबर हो गया हमारा फोकल प्लेन। इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं फोकस तल, ठीक है। क्या होता है फोकल प्लेन, अगर मान लें ये हमारा कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर, उसमें नहीं बना रहा हूँ, नहीं हो जाएगा, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल है ना, ये हो गया उसका फोकस
और ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये मिरर है, ये फोकस है, ये पोल हो गया, और ये कौन सा मिरर है भाई, आउटसाइड में पॉलिश है, इनर साइड रिफ्लेक्टेड, इनर साइड रिफ्लेक्टेड होता है कॉनकेव का, तो ये कॉनकेव हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके फोकस पर एक प्लेन खींच दूं, प्लेन मतलब कागज रख दूं, कोई ऐसे 3D बना रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे कागज रखा हुआ है, ठीक है, देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है, समझना बिल्कुल, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये C हो गया, ये F हो गया। अगर F पर मैंने कोई कागज इस तरीके से रख दिया, मेरे पास ये कागज है, ठीक है, ये F पर मैंने, ये F पॉइंट है और ये मिरर है, इस F पर एक ऐसे प्लेन रख दिया है, प्लेन मतलब कागज। तो ध्यान रखो, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है? हाँ, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाए और फोकस पॉइंट से होकर जाए, क्योंकि फोकस पे रखा है तो फोकस इसके पॉइंट पर आ गया ना, फोकस इसी पर आ गया ना, जैसे ऐसे रखा है, ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। तो फोकस पर अगर हम ये प्लेन रख दें तो फोकस इस प्लेन पर आ गया, इस कागज पर आ गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस का कितना बना रहा है 90 डिग्री। भाई फोकस तो ऐसे भी आ जाएगा, देखो ऐसे रख दो तब भी फोकस पे आ गया, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस का कितना बनाना चाहिए 90 डिग्री बनाना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। ये तो आपका निकलेगा, इसे बोलेंगे भाई साहब फोकल प्लेन। ये सब ABCD है भाई साहब, ये प्लेन मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर की ABCD है। तो दिख रहा है फोकल प्लेन? नहीं और डार्क करके बनाए, नहीं थोड़ा सा और डार्क बनाइए सर, दिख रहा है, दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, देखता हूँ बढ़िया सर। तो क्या लिखेंगे? द प्लेन perpendicular to principal axis and passes through focus point called फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। ठीक है, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाए, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाए और फोकस पॉइंट से पास हो। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे? फोकल, यानी कि वह तल जो मुख्य अक्ष पर लंबवत हो तथा फोकस बिंदु से गुजरे, वह तल जो मुख्य अक्ष पर लंबवत हो तथा फोकस बिंदु से गुजरे, उसे हम फोकस तल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस तल, जिसमें बोलेंगे फोकस तल। ठीक है, ओके। तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा 8वां। एक काम करते हैं, आप इसे नोट कर लो तो हटा ही देते हैं, नहीं तो पीछे फिर दिखेगा नहीं। ठीक है, इसमें फोकल प्लेन बनाना चाहो तो इस पे ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे 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 बना सकते हो, लेकिन बस वही है कि थोड़ा खिचपिच हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बनाता। ठीक है, अलग से बना के आप दिखा दो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जल्दी से आप बना लो, इसको हटाते हैं, हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, 3 2 1 हटाते हैं। ठीक है, 8 नंबर आपका कौन सा है? 8 नंबर बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। 8 नंबर आपका आएगा अपर्चर, हिंदी में बोलते हैं द्वारक। अच्छा, द्वारक का मतलब क्या? दरवाजा। जहां से आप आओगे उसे बोलेंगे दरवाजा। अपर्चर मतलब मान लो एक कॉनकेव मिरर को मैं बना लूं, अब बार बार कॉनकेव क्यों बना रहा सर? इजी है समझने के लिए, और ज्यादातर चीजें इसी में होती हैं। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं, ये मैं बताना भूल गया आपको, कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं। ये फोकस मुझे बता देना चाहिए था, क्योंकि अभी आपने बताया कि कॉनकेव मिरर में सारी पैरेलल लाइट जाके फोकस में मिलती हैं, तो ये इसने मिलाने का काम किया। क्या कहते हैं? सिकोड़ने का। इसका इसलिए इसका नाम क्या था? कन्वर्जिंग। क्या नाम था? कन्वर्जिंग मतलब मिलाना, सिकोड़ना। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया कन्वर्जिंग, यानी हिंदी में बोले तो अभिसारी। क्या? अभिसारी। ठीक है, और इसने क्या काम किया था? पैरेलल रेस को फोकस की तरफ, तो ऐसा लगा कि फोकस से आ रही है, इसके लिए पैरेलल रेस ऐसे रिफ्लेक्ट हुई थी कि लग रहा था फोकस से आ रही है, तो फैल रही थी, तो इसीलिए इसका नाम हो गया था क्या? डाइवर्जिंग रेस, डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी डाइवर्जिंग मतलब अपसारी। क्या चीज? अपसारी। बोलो समझ आया कि पैरेलल रेस को
मिलाने और फैलाने के गुण की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग हो गया। समझ में? तो अब बात करते हैं अपर्चर की बात। अपर्चर में क्यों ऐसा मैंने बताया, क्योंकि अपर्चर में भी अगर आप मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट आए तो सबसे पहले लाइट कहाँ से गुजरेगी, इस कमरे के अंदर। मान लो ये पूरा कमरा है, गुफा है, गुफा के अंदर आने के लिए कर्टन लगाओगे, पर्दा लगाओगे, कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे आप पर्दा, ऐसे नहीं कि यहाँ लगाओगे, नहीं, आप यहाँ से लगाओगे पर्दा, यहाँ से। बोलो है ना भाई, कमरे का द्वारा मतलब दरवाजा, दरवाजे पे तो ही एंट्रेंस होती है, तो लाइट कहाँ से एंटर करेगी? यहाँ पर आके एंटर मानेंगे उसको कि यहाँ से एंट्रेंस मानेंगे उसका? यहीं से उसका एंट्रेंस आप मानोगे, यहाँ से, है ना। तो ये जो दो पॉइंट हो गए, कौन कौन से? एक पॉइंट आपका हो गया ये वाला और एक पॉइंट हो गया ये वाला, इसे बोलते हैं द्वारक, M1 और M2। जैसे यहाँ बनाना चाहें, ये हो गया मिरर M1 M2, M फॉर मिरर होता है इसलिए हम 1 2 लिख रहे हैं। तो M1 M2 जो होगा इसका द्वारक यानी दरवाजा होगा, यहीं पे लाइट रहे, जैसे ही इस वाली लाइन को क्रॉस कर जाएगी हम मान लेंगे लाइट एंटर कर गई मिरर में, ठीक है। तो मिरर और क्या हो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अच्छा ध्यान रखो। तो आपने बचपन में एक चैप्टर होता था 10th में, है ना, 10th या 7th 8th में पढ़ा होगा, अब करंट में 10th में भी आपके वो चैप्टर होगा सर्कल। क्या? सर्कल। सर्कल में आपने एक चीज जानी होगी, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है कि किसी भी सर्कल की दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। तो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर होती है। अगर हम एक सर्कल बनाएं और इस पॉइंट को मिलाएं ऐसे, इस पॉइंट को मिलाएं ऐसे, इस पॉइंट को मिलाएं ऐसे, ऐसे करती है कि उसके बाद फिर छोटी हो गई, तो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी? ये हो रही, तो ये डायमीटर। लेकिन डायमीटर का एक कंडीशन था कि वो सेंटर से पास होना चाहिए, जबकि हमारा सेंटर तो कहाँ है भाई साहब? यहाँ। तो सेंटर से तो पास नहीं हो रही है, ये सेंटर से तो पास, ये सेंटर से तो पास नहीं हो रही है, तो फिर ये तो डायमीटर नहीं हो सकता। तो हाँ, हम इसे डायमीटर नहीं कहते, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है किसी स्फेरिकल मिरर की, तो हम इसे डायमीटर के तरीके ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में डायमीटर नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं पेरीफेरी डायमीटर, है ना। द पेरीफेरी डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is called its aperture। उसे इसका क्या कहते हैं? अपर्चर। पेरीफेरी डायमीटर क्या? जो डायमीटर नहीं है बट एक कंडीशन के हिसाब से देखो तो वो डायमीटर जैसा है, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो ये इसकी डायमीटर जैसे ही ट्रीट हो रही है, तो इसे बोलेंगे पेरीफेरी डायमीटर। पेरीफेरी डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। उसे हम इसको क्या, उसे हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। किससे डिनोट करेंगे? किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by M1 M2, इसे M1 M2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लाक्षणिक कैसे को, को लाक्षणिक कैसे, तो लाक्षणिक व्यास है किसी भी गोली दर्पण का, उसे हम बोलेंगे क्या? क्या? अपर्चर यानी द्वारक। उस दर्पण का द्वारक बोलेंगे, गोली दर्पण का द्वारक बोलेंगे। तो इस तरीके से आपके स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर्स खत्म हुए पूरे, और आपके उसके जितने भी टर्म्स थे या कह सकते हो डेफिनेशन, वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है, जैसे प्लेन मिरर पढ़ाया था, तो प्लेन मिरर के बाद मैंने इमेज फॉर्मेशन बताया था कि इमेज कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसमें भी स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनेगी हम ये भी जानेंगे। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर से इमेज बनने के कुछ रूल्स होते हैं, और फिर उसके बाद डिफरेंट पोजीशंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसका डिफरेंट इमेज बन के तैयार होता है। हाँ, एक चीज़ और कि हम आपको यहाँ बताना भूल गए कि यूजेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, ठीक है। कॉनकेव के दो यूज आपको पेपर में लिखने आते हैं, और कॉन्वेक्स में भी दो यूज आपको पेपर में लिखने को आते हैं। सिंपली कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स का यूज हम लोग जैसे व्हीकल्स में साइड व्यू मिरर होता है ना, साइड व्यू मिरर, है ना, तो हम उसके लिए साइड व्यू मिरर के लिए हम, या रियर व्यू मिरर के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, साइड व्यू मिरर के लिए, है ना, तो कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो डेंटिस्ट used by डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं, ठीक है। शेविंग मिरर की तरह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट मैं देख लूं सब कुछ, वो M1 M2 दिख रहा है आपको कि नहीं?
ठीक है। तो जैसा मैं बोल रहा था शेविंग मिरर के लिए भी आपका शेविंग मिरर कॉनकेव हो गया, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स का काम अभी मैं इमेज फॉर्मेशन बताएंगे ना, तो कॉन्वेक्स में आपको समझ जाओगे किसी भी चीज का वर्चुअल इमेज बनता है और बड़ा बनता है, कह सकते हो मतलब बड़ा क्या मतलब मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसका भी हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन आप गए, बड़े बड़े से मिरर लगे होते हैं, तो इमेज तो छोटी बनाते हैं लेकिन उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, मतलब ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू आ जाता है उसके पास, ठीक है। तो इसको हम मैग्निफिकेशन है ना ग्लासेस बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन ग्लासेस बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो दो यूज बहुत है आपके के कॉन्केव डेंटिस्ट यूज करते हैं, हेड मिरर जिसमें किया जाता है डेंटिस्ट लोग यहाँ पर एक मिरर लगाए होते हैं और यूज करते हैं, और एक उनके टोंग में भी मिरर लगा होता है। वो कैसा मिरर होता है, यही कॉन्केव होता है कि हेड मिरर आप बोल सकते हो उसको, हेड मिरर, ठीक है। तो हेड मिरर, शेविंग मिरर, ये सब कैसे होगा कॉन्केव, और कॉन्वेक्स में क्या होगा साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर या मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ये सब आपके कॉन्वेक्स में एग्जांपल्स हो गए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसका रिवीजन करते रहें और सारे नोट्स लेक्चर बाय लेक्चर बनाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।